नमस्कार, आप देख रहे हैं नया सवेरा। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और अगले 1 घंटे में होंगी देश, दुनिया, खेल, राजनीति और आर्थिक जगत से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। और अगर हम बड़ी खबरों का जिक्र कर रहे हैं तो कल दिन भर की जो लुक्का छुपी है सुरक्षा एजेंसियों और जो पूर्व वित्त मंत्री हैं पी चिदम्बरम, उनके बीच जो चलती रही उस पर विराम लग गया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आज कोर्ट में होगी पेशी, इस पर रहेगी, इस पूरी खबर पर रहेगी हमारी खास नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो 3 देशों की यात्रा पर निकल रहे हैं और उसका पहला चरण फ्रांस में होगा। G7 की बैठक में भी वो भाग लेंगे। किस तरह से वहां पर रणनीतिक रिश्ते और प्रगाढ़ होंगे, इस पर रहेगी हमारी खास नजर। और अगर बात करें धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर की, तो वहां पर भी हालात लगातार सामान्य होते हुए अब स्कूल्स के साथ साथ जो तमाम सरकारी कार्यालय हैं वो खोल दिए गए हैं। वहां पर अब किस तरह के हालात हैं, लगातार हम आपको कश्मीर की सुबह दिखाते हैं, उस पर भी हम करेंगे बातचीत। लेकिन सबसे पहले निकाल डालेंगे हम सुर्खियों पर। दिन भर चले ड्रामे के बाद सीबीआई ने आईएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम को किया गिरफ्तार। बेहद नाटकीय रूप से रात को नई दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में दिखे चिदम्बरम। बाद में एजेंसी ने उन्हें उनके घर से किया गिरफ्तार। आज दिल्ली की एक अदालत में होगी पेशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 3 देशों की यात्रा पर होंगे रवाना। पहले चरण में पीएम फ्रांस में करेंगे द्विपक्षीय वार्ता, बाद में यूएई और बहरीन की भी करेंगे यात्रा। आखिरी चरण में फ्रांस में G7 की बैठक में लेंगे हिस्सा। जम्मू कश्मीर में प्राइमरी स्कूलों के साथ अब माध्यमिक स्कूल भी खुले। दिन के दौरान पाबंदियों में मिली छूट। ज्यादातर इलाकों में लैंडलाइन व्यवस्था शुरू। बारामुल्ला में हुई मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा का एक आतंकवादी ढेर। कश्मीर मसले का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की पाक की कोशिशों को लगा एक और बड़ा झटका। पीएम की फ्रांस यात्रा से पहले फ्रांस के विदेश मंत्री ने कहा कश्मीर 2 देशों के बीच का आपसी मामला। बांग्लादेश ने भी कहा जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के प्रावधान हटाने का फैसला है भारत का आंतरिक मामला। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट आज एंटीगुआ के सर विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम में खेला जाएगा। ओलंपिक टेस्ट इवेंट में पुरुषों के बाद भारतीय महिला हॉकी टीम ने भी दिखाया दम। फाइनल में जापान को दी 2-1 से शिकस्त। और आइए अब जानते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। दिन भर चले हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद आखिरकार सीबीआई ने कल पूर्व रात केंद्रीय जो मंत्री है पी चिदम्बरम, जो कि पूर्व वित्त मंत्री भी रह चुके हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लिया। भारी हंगामे के बीच सीबीआई, ईडी और दिल्ली पुलिस की संयुक्त टीमों ने चिदम्बरम को उनके नई दिल्ली के जोरबाग स्थित आवास से गिरफ्तार किया। चिदम्बरम ने कल रात सीबीआई मुख्यालय में ही गुजारी है और आज उन्हें रोज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। उच्चतम न्यायालय ने पी चिदम्बरम की याचिका को तुरंत सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया। अब उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हो सकती है। चिदम्बरम की गिरफ्तारी का सिलसिला कल बेहद दिलचस्प रहा। दरअसल ईडी और सीबीआई ने उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया था। सीबीआई जहां कल सारा दिन गायब हुए चिदम्बरम को ढूंढने में लगी रही, वहीं चिदम्बरम अचानक रात को कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे और मीडिया के सामने अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि उन पर लगे आरोप बेबुनियाद हैं। लेकिन पी चिदम्बरम की प्रेस कॉन्फ्रेंस की खबर मिलते ही सीबीआई और ईडी की टीम कांग्रेस मुख्यालय के लिए रवाना हुई और फिर उनके घर पहुंची, जहां 50 मिनट के हंगामे के बाद चिदम्बरम को हिरासत में ले लिया गया। इस दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने काफी हंगामा किया और सीबीआई की टीम का रास्ता रोकने की कोशिश की। हिरासत में लेने के बाद चिदम्बरम की मेडिकल जांच भी की गई है। और ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है और इसी पूरी खबर पर हम लगातार तमाम जो कोण हैं उन कोणों के जरिए, दृष्टिकोणों के जरिए चर्चा और मंथन करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं इसी पूरे मुद्दे पर हमारे संवाददाता अनिल पुनिया। अनिल, सुप्रभात आपको। जिस तरह से हमने कल देखा, बड़ा ही नाटकीय अंदाज में एक हाई वोल्टेज ड्रामा चला और सुरक्षा एजेंसियां, चाहे सीबीआई है चाहे ईडी, उनके और पूर्व वित्त मंत्री
पी चिदम्बरम के बीच एक लुक्का छुपी का खेल चलता रहा। तो साफ तौर पर अनिल, अगर हम आज समझें, आज उन्हें कोर्ट में पेश किया जा सकता है, किस तरह से रहेगा अब ये पूरा कानूनी प्रारूप? देखिए, जहां तक आपने लुका छुपी का खेल बताया, कोर्ट से इनकी जमानत खारिज हुई थी, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा उन्होंने खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट में उनका ये सोचना था कि सुप्रीम कोर्ट से शायद कोई राहत मिल सकती है। आंचल, मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है अनिल जी। तो ऐसा उनको लगता था कि सुप्रीम कोर्ट से उनको कुछ राहत मिल सकती है। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने मेंशन किया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच राम मंदिर का मुद्दा सुन रही थी, तो इसलिए वहां कोर्ट नंबर 1 में मेंशन ना करके कोर्ट नंबर 3 में उन्होंने मेंशन किया। कोर्ट नंबर 3 ने ये कहा कि रोस्टर तय करना, कौन सुनेगा कौन नहीं, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के हाथ में होता है, इसलिए आप वहां जाइए। क्योंकि वहां कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पहले ही बैठ चुकी थी, वो दोबारा से उन्होंने करेक्शन करके फिर कोर्ट नंबर 3 में लगाया। तो सारी कवायद, इसे कहें कि कानूनी कवायद ये थी कि शायद सुप्रीम कोर्ट से कुछ अंतरिम राहत मिल जाए, इसीलिए चिदम्बरम सामने नहीं आए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का रुख देखते हुए उन्हें लगा कि अब ये राजनीतिक ड्रामा भी माना जाएगा और लुका छुपी के तमाम तरह के सोशल मीडिया पे और ये इससे राजनीतिक हानि भी हो सकती है। तो वो तुरंत से सामने आए, क्योंकि वो भांप चुके थे कि सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के अंदेशा नहीं है। जैसा कि वो लिस्टेड किया मैटर, दो तरह से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है। एक मेंशनिंग होती है, यानी कोर्ट में जाके सीधा मेंशन कर देते हैं, और एक रजिस्ट्रार ऑफिस से प्रॉपर तरीके से केस को लिस्ट किया जाता है और फिर वो मार्क किया जाता है। तो उसके लिए शुक्रवार तक का समय दिया गया था। तो शुक्रवार तक ये फजीयत ना हो, इसलिए चिदम्बरम सामने आए, और चिदम्बरम के सामने आते ही जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जो हुआ वो आपके सामने ही है। अब जहां तक आपने पूछा है कि आगे की प्रक्रिया क्या होगी, तो इनको एक स्थानीय अदालत यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश किया जाएगा, जो राउज एवेन्यू है। राउज एवेन्यू जो नई कोर्ट बनी है दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर, ये अदालत नई बनी है, जो सीबीआई और ईडी की विशेष अदालत है, जिसे जिला अदालत ही कहा जाए। उसमें इनको पेश किया जाएगा संभवतः दोपहर के बाद, क्योंकि कुछ कानूनी प्रक्रिया होती है, मेडिकल होते हैं, उनका मेडिकल चेकअप होता है, और अरेस्टिंग के 24 घंटे के अंदर पेश करना होता है। तो अरेस्टिंग मेमो जो मैं समझता हूँ, क्योंकि इसमें मीडिया सामने था, उसमें कोई खामी नहीं रहेगी। जितने बजे की गिरफ्तारी है उसकी 24 घंटे के अंदर, तो संभवतः इनको लंच के बाद राउज एवेन्यू जो जिला अदालत है उसमें पेश किया जाएगा और रिमांड की मांग की जाएगी, क्योंकि ये अरेस्ट मेमो सीबीआई की तरफ से है, और पहले सीबीआई रिमांड की मांग करेगी। उसके बाद कितना रिमांड मिलता है, कितने की मांग की जाती है, ये देखना होगा। उसके बाद ईडी आगे की प्रक्रिया चलाएगी, क्योंकि दोनों मामले में प्राथमिकी दर्ज हो चुकी है। बिल्कुल, तो कोर्ट में पेशी के बाद पता लगेगा कि जांच एजेंसी की जब रिमांड की जो मांग है वो किस तरह होती है। लेकिन अनिल, अब ईडी ने अपनी जांच का दायरा बढ़ा लिया है। अगर हम मनी लॉन्ड्रिंग की बात करें, खासतौर पर इस मामले को लेकर, जहां साफ तौर पर ये भी कई तथ्य सामने आ रहे हैं कि कई ऐसी शेल कंपनियां हैं जिनके साथ धोखाधड़ी की गई है, कई ऐसी और कंपनियां हैं, 4 से 5 ऐसी और कंपनियां हैं जिनमें मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सामने आया, और ऐसी अचल संपत्तियां जो विदेशों में कार्ति चिदम्बरम और पी चिदम्बरम ने खरीदी हुई हैं। देखिए, इसमें दो चीजें आप समझ लीजिए कि सीबीआई जब किसी मामले में एफआईआर दर्ज करती है, उसमें अगर ये पाया जाता है कि धन शोधन का मामला देश के नहीं विदेश से भी जुड़ा हुआ है, तब वहां प्रवर्तन निदेशालय आता है, और जो प्राथमिकी जो एफआईआर दर्ज सीबीआई में की जाती है, उसी के संज्ञान लेते हुए, उसी की कॉपी अपने पास लेते हुए, उसमें अगर विदेश से कोई धन शोधन है या देश से बाहर भेजा गया या बाहर से अंदर लाया गया है, उसमें ईडी के पास जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, उसके तहत, उन धाराओं के तहत प्रवर्तन निदेशालय अपनी एफआईआर दर्ज करता है और उसकी जांच करता है। दोनों एजेंसियों में फर्क ये है कि वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स करती है सीबीआई, लेकिन ईडी जो है, जो प्रवर्तन निदेशालय है, उसको वो संपत्तियां जब्त करने का भी अधिकार है। तो दोनों में ये फर्क है, लेकिन दोनों का अपने अपने प्रावधान है। दोनों एजेंसियां अपना स्वतंत्र रूप से काम करती हैं, तो दोनों ही अपनी जांच अलग अलग तरीके से करती हैं। ईडी का रोल वहां आता है जहां कोई पैसा देश से बाहर भेजा गया है या बाहर से अवैध तरीके से अंदर लाया गया है, तो उसमें दोनों ही एफआईआर है। अब देखना होगा, क्योंकि सीबीआई की अरेस्टिंग है, तो सीबीआई पहले रिमांड मांगेगी, उसके बाद ईडी रिमांड मांगेगी, और जांच में क्या आएगा वो तो आरोप पत्र बताएगा। बिल्कुल, तो जांच में क्या कुछ सामने आएगा ये आरोप पत्र तय करेगा।
अनिल, आप हमारे साथ जुड़े रहे हैं, हम आपसे आगे भी जानकारी देते रहेंगे। हमारे साथ अजय विक्रम सिंह जुड़ गए हैं। अजय, जिस तरह से हमने कल देखा, एक हाई वोल्टेज ड्रामा चला, बड़ा ही नाटकीय अंदाज में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जहां पर खुद हाजिर हुए पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम। ऐसे में पार्टी ने लगातार साफ तौर पर अंदेशा दिया कि हम उनके साथ खड़े हुए हैं इस पूरे मामले को लेकर, और जो सभी आरोप हैं वो खुद उन्होंने बताया कि बेबुनियाद है, साथ ही प्रतिशोध का मामला बताया इस पूरी प्रक्रिया को। जी बिल्कुल, पी चिदम्बरम को जब अग्रिम जमानत जब खारिज हुई उसके बाद से ही जो कांग्रेस के बड़े नेता थे वो चिदम्बरम के साथ खड़े दिखे, चाहे वो राहुल गांधी रहे हों, चाहे प्रियंका गांधी रही हों, या फिर स्वयं कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं सुरजेवाला, इन सभी ने बचाव में उनके खड़े हुए और इन लोगों ने ये जताने की कोशिश की, बताने की कोशिश की कि ये पूरा मामला राजनीतिक प्रतिशोध का है। जबकि इसके उलट एजेंसियों ने लंबे वक्त तक इंतजार किया चिदम्बरम को गिरफ्तार करने के लिए, और जो कानूनी प्रक्रिया थी उस कानूनी प्रक्रिया का पालन किया गया और चिदम्बरम ने 1 साल का पूरा वक्त लिया अपने कानूनी जो उनकी जानकारी थी, जो अपनी वो खुद में एडवोकेट है, उसका उन्होंने जो कानून के जरिए उनको जितनी भी इम्यूनिटी मिलनी चाहिए थी उन्होंने उसको लेने का प्रयास किया। और चौंकाने वाली बात ये थी कि प्रियंका गांधी ने कल ट्वीट के जरिए जब बोला कि वो चिदम्बरम के साथ हैं और वो सत्य के साथ हैं, तो निश्चित तौर पर एक भ्रम की स्थिति जरूर बनी कि वो किस सत्य के साथ हैं और किस सत्य की बात कर रही हैं। क्या वो सत्य कानून से परे है या फिर कोई और बात है। और राहुल गांधी उससे एक और कदम आगे बढ़ते हुए दिखे और उन्होंने न केवल एजेंसियों पर निशाना साधा बल्कि उन्होंने मीडिया पर भी निशाना साधा और बोला कि एक सेक्शन ऑफ मीडिया के जरिए उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। तो जाहिर तौर पर ये जो पूरी स्थितियां थी ये साफ तौर पर ऐसा दिखा रही थी कि कांग्रेस उनके साथ खड़ी है। और ये बात की पुष्टि तब हो गई जब चिदम्बरम ने जो एजेंसियां चिदम्बरम को ढूंढ रही थी, ईडी और सीबीआई उनको उनकी तलाश कर रही थी, और कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ चिदम्बरम ने एक नाटकीय तरीके से कांग्रेस दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोकतंत्र की बात की, कानून की बात की और तमाम ऐसी बातें की जिससे लगा कि वो बताने की कोशिश की कि वो कानून का साथ दे रहे हैं और कानून के लिए काम कर रहे हैं, जबकि एजेंसियां उनको ढूंढ रही थी और वो बड़े नेताओं के साथ दिल्ली में घूम रहे थे। बिल्कुल। बहुत संक्षिप्त में एक चीज और कहूंगा, जब कानूनी व्यवस्था और जिस कानूनी व्यवस्था की बात चिदम्बरम कह रहे थे वो तार तार होती दिखी जब चिदम्बरम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने घर पहुंचते हैं और उनके घर के बाहर जब सीबीआई और ईडी उनको गिरफ्तार करने पहुंचती है तो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता उनके घर के सामने प्रदर्शन करते हैं और उनके गेट के सामने लेट जाते हैं ताकि सीबीआई उनको उनके घर से बाहर लेकर न जा सके। और उसके बाद जबरन उनको जब हटाना पड़ा यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, उसके बाद ही सीबीआई की गाड़ी उनके घर के बाहर निकल पाई। तो निश्चित तौर पर ये साफ तौर पर समझ में आया कि जो सुविधा की राजनीति कांग्रेस करती है वो कल भी देखने को बिल्कुल, तो जो सुविधा की राजनीति है वो अब नहीं चल पाएगी। एवी, आप हमारे साथ बने रहे, हम आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे, लेकिन हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर बातचीत के लिए स्टूडियो में मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार आर राजगोपालन। बहुत बहुत स्वागत है आपका गोपालन जी हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए। सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि जो हम तस्वीरें सामने देख रहे थे, जिस तरह से बड़े नाटकीय अंदाज में पूरे दिन लुक्का छुपी का खेल चलता रहा, सीबीआई उनके घर तक पहुंची, वो नहीं मिले, ईडी भी उन पर शिकंजा कसने की तैयारी करी थी और अचानक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए सामने आए। लेकिन ये जो मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा मामला है, इसका दायरा भी अब प्रवर्तन निदेशालय ने बढ़ाया है। किस तरह से अब इनकी मुश्किलें और बढ़ती जाएंगी? इसकी मुश्किल और बढ़ेगी क्योंकि ये कानून की मामला, कल आपने जो अनिल अजय दोनों इतना विस्तार से समझाया दर्शकों का, अच्छी तरफ से आपको दोनों करस्पॉन्डेंट ने किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कल दोनों टाइम पर मैडम जी दोनों टाइम पर ये कह दिया है चीफ जस्टिस डिसाइड करेगा। वो फ्राइडे को यानी कल के लिए एडजर्न किया था। इसके बीच में चिदम्बरम का पता लग गया है हमको कानूनी तरफ से सुरक्षा नहीं मिलेगी, क्योंकि कानून की तरफ पर जस्टिस दीपक गुप्ता ने परसों ही कहा था कानून के मुकाबले में आम आदमी में हो अमीर हो गरीब हो जो भी है कानून के बराबर है नजरिया। Therefore, चिदम्बरम थॉट सरेंडर करना अच्छा है, लेकिन ड्रामा करके किया है। इसमें क्या देखिए दरवाजा बंद किया है, दरवाजा खोल रहे थे नहीं है, सीबीआई ऑफिसर्स ने कूदना पड़ा है, इतना अच्छा। इवन कपिल सिब्बल साहब ने भी उसको भी दरवाजा नहीं खोला। इतना डर क्यों है?
जब कुछ नहीं किया। अच्छा, ये चुनाव के ये राजनीतिक प्रेरित है, कल तक कानूनी प्रेरित थी, आज राजनीतिक रूप ले लिया है। मुझे लगता है कांग्रेस ने चिदम्बरम को साथ दिया है। ये 10 साल पुराना केस है। इसको एक इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे रॉबर्ट वाड्रा ने लंदन में संपत्ति खरीद रहा था, प्रॉपर्टीज, उसी टाइम के दरमियान कार्तिक चिदम्बरम, पी चिदम्बरम ने भी कर रहे थे, प्रॉपर्टीज खरीद रहे, बार्सिलोना में, लंदन में, बाकी वर्ल्ड कैपिटल्स में। लेकिन मुझे लगता है चिदम्बरम के पास जो भी इंफॉर्मेशन है अबाउट सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी एंड रॉबर्ट वाड्रा, इसीलिए कांग्रेस ने कल चिदम्बरम को समर्थन पर उतरा है। ये कानून की मामला है, लेकिन ये राजनीतिक कलर दिया जा रहा है, रंगीन दिया जा रहे हैं। कल इतना बैटरी ऑफ लॉयर्स को सामने खड़े, ये परसों आपने सरेंडर करना चाहिए था। इतना जो चुनाव के टाइम पर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को डरपोक कहते थे, ये क्या चिदम्बरम ने किया है? वो डरपोक ही काम है। He should have surrendered day before yesterday। बिल्कुल। ये क्यों इतना ड्रामा किया है? अचानक आया है सरप्राइज जेम्स बॉन्ड का तरह। इसमें व्हाट इज द फाइनलिटी? क्या अचीवमेंट किया है चिदम्बरम ने? ये परसों रात को कर दिए होते, एकदम जिंदाबाद हो गए होते, उसको एकदम मार्टियरडम मिल जाते थे। लेकिन एक दिन पूरा चुपी रख के अचानक आया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ गया, जो सबको हाथ मिला रहे थे सबको, लेकिन एक क्वेश्चन भी नहीं लिया प्रेस कॉन्फ्रेंस से। ये कह रहे प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते करके ये क्या जवाब दिया है? देयरफॉर इसमें राजनीतिक रूप आज से होगा। कांग्रेस में जितना भी बड़े बड़े नेता है, कमलनाथ को जो देखिए, रतुलपुरी साहब, सब कांग्रेस में इतना 2009 से 2014 को बीच में जितना भी भ्रष्टाचार हुआ है, सारा एक ऊपर आते आ रहे हैं। तो इसमें कानून की प्रतिक्रिया है। चुनाव के टाइम पर आपको याद होगा मैडम जी, 2019 चुनाव टाइम पर प्रधानमंत्री ने जवाब भी दिया है इसको, मैं दरवाजा कानून की तरफ पे, कोर्ट को दरवाजा तक मैं ले जा सकता हूं केसेस का, आगे कोर्ट का डिसीजन है। बिल्कुल। प्रधानमंत्री सिर्फ अमित शाह प्रधानमंत्री इसको नजरिया से कानून की तरफ से जितना भी काम किया है, कोर्ट में जितना भी लीगल ऑफिसर्स है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में जितना सीनियर ऑफिसर्स है, सीबीआई में जितना भी सीबीआई ऑफिसर्स है, वो अभिनंदन का पात्रदार है। जी जी। और क्योंकि हम भ्रष्टाचार को लेकर जिक्र कर रहे हैं, तो भ्रष्टाचार के जो मामले हैं उनको लेकर सरकार का जो रुख है वो हमेशा से ही बेहद कड़ा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शुरू से ही ये कहते रहे कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार के किसी भी मामले को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। 2014 में भी मैंने कहा था और आज भी कहता हूं कि जिन्होंने देश को लूटा है उनको पाई पाई लौटानी पड़ेगी। अब आपने देखा होगा 2014 से सारी चीजें इकट्ठा करना, सबको समेटना, अफसर भी वही थे जो कभी न कभी उनके साथ काम किया था। अब धीरे धीरे वो अफसर रिटायर्ड हो रहे हैं, नए आ रहे हैं, तो जरा मेरे काम की सुविधा भी बढ़ रही है। तो 2014 से आपकी मदद से मैं इन लोगों को जेल के दरवाजे तक तो ले गया। कोई जमानत पर है, कोई अभी डेट ले रहा है, लोग चक्कर काट रहे हैं, लेकिन 2014 से मेहनत करते करते पुराने अफसर गए, धीरे धीरे जगह खाली हो गए, नए आए, तो अब कागज भी हाथ लगने लगे हैं, बराबर मामला सीधी दिशा में जा रहा है। 2014 से अब तक मैं जेल के दरवाजे तक ले गया हूं। 2019 के बाद और लगातार हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजगोपालन जी है। राजगोपालन जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सरकार, चाहे आप किसी भी पद पर हैं, आपका राजनीतिक करियर कितना भी बड़ा है, आप कितने भी कद्दावर नेता हों, लेकिन अगर आप भ्रष्टाचार में लिप्त हैं तो आपके साथ कोई भी नरमी नहीं बरती जाएगी। और साथ ही जो अगर इस आईएनएक्स पूरे मामले को हम देखें राजगोपालन जी, तो एफआईपीबी रूट वो अपने आप में इतनी धांधलियों से जुड़ा हुआ था, तभी उसे खत्म करके अब 100% ऑटोमेटिक रूट से एफडीआई को अनुमति दी जा रही है। तो ऐसे में राजनीतिक करियर अगर आपका हो, चाहे आप
कानूनी तौर पर कितने भी पेज जानते हो एक वकील होने के नाते, पी चिदम्बरम वकील भी हैं, लेकिन अगर आपने गलत काम किया है तो अब इस तरह की व्यवस्था है कि आपको बख्शा नहीं जाएगा। वो तो कानूनी तो पकड़ लिया ना जी। जितना भी है आप याद रखिएगा, उमा भारती ने 16 साल बाद इस्तीफा देना पड़ा है मुख्यमंत्री पोजीशन से मध्य प्रदेश में, जैसे एक केस के ऊपर। जितना भी केसेस है, आज थोड़ी देर पहले आपने क्लिपिंग दिखाया, प्राइम मिनिस्टर ने बोला जेल को अंदर जाएगा, आज हो गया है, क्योंकि ये कानूनी का मामला है। यू कैन नॉट एस्केप द लीगल सिस्टम। जैसे क्या मिस्टर पी चिदम्बरम ने, आपने बोला था FIPB में, उसमें विस्तार से जाना चाहता हूं दर्शकों के लिए। देखिएगा 300 करोड़ का कैसे 8000 करोड़ बना दिया है। इनको जो रिश्तेदार है, माँ जो बाप बेटा दोनों मिलकर के, चिदम्बरम ने दिल्ली से सारा फाइल क्लियर करते थे, चेन्नई में पैसा मिलते थे। उस चेन्नई पैसा से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने स्थापित कर दिया कोर्ट के सामने, ये सारा बार्सिलोना में, लंदन में प्रॉपर्टी खरीदा है इसी घूस पैसा से। इसी का दायरा बढ़ाया मनी लॉन्ड्रिंग केस में। मनी लॉन्ड्रिंग केस तो इससे जबरदस्त क्या हो सकता है? बाप बेटा दोनों मिल करके, दोनों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, अभी दोनों सीनियर नेता है, लेकिन नजरिया से भ्रष्टाचार किया है। जितना ऊंचा भ्रष्टाचार है, इसको राहुल गांधी क्यों सपोर्ट करते हैं, इसको सोनिया गांधी क्यों सपोर्ट करती है? कारण यह है, उसी टाइम पर सेम ईयर के दरमियान 2019-2014 को बीच में आप देखिएगा, रॉबर्ट वाड्रा ने भी प्रॉपर्टी खरीदा है उनकी संबंधी से। देयरफॉर रॉबर्ट वाड्रा और कार्ति चिदम्बरम दोनों मिलकर के किए हैं। इसी से लगता है भ्रष्टाचार में कानून दौड़ पर करते हैं। जैसे प्रधानमंत्री ने थोड़ी देर पहले बताया, कागज इकट्ठा करने में देर लग गया। इतना गंभीरता से लीगलाइज्ड करप्शन है ये चिदम्बरम ने किया है। ये पल्ला पास हो गया आज सुबह, लेकिन चिदम्बरम ने इसको जवाब देना पड़ेगा। 75 साल टाइम पर मैडम जी, एक राजनीतिक नेता ऊंचा टाइम पर जेल जाना इतना अगौरव बात है, इतना कठोर बात है, लेकिन पी चिदम्बरम ने अन्याय किया है। प्रणब मुखर्जी साहब का कमरे में जा करके एक रुई रखा करके उसी से टेप रिकॉर्ड करते थे एज ए होम मिनिस्टर पी चिदम्बरम ने। उसी दरमियान सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को भी पता है ये सारा चोरी माल हो रहे करके, लेकिन दखलंदाजी कर दिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह को पता था उसी टाइम पर 2019-2014 को बीच में, लेकिन सोनिया गांधी को कितना मंत्री, गुलाम नबी आजाद साहब जाकर के बताया, आनंद शर्मा ने जाकर के बताया, जैसे कार्तिक चिदम्बरम लूट मचा रहे करके, सोनिया गांधी क्यों दरकिनारे किया उस टाइम पर, उसी से आज जो करना पड़ता है। जी बिल्कुल। और लगातार भ्रष्टाचार को लेकर कड़ा प्रहार सरकार करती आई है। अगर भ्रष्टाचार में कोई भी लिप्त है तो साफ संदेश यही है कि कानूनी प्रक्रिया को भी अगर आप अपनाते हैं तो आप बच नहीं पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राजगोपालन जी अपने इन विचारों को हमसे साझा करने के लिए। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगी AV सिंह का भी और साथ ही साथ अनिल पुनिया का भी, जिन्होंने हमें सभी तमाम ताज़ा अपडेट्स दिए इस पूरे मामले को लेकर। लेकिन इस पूरे मामले पर लगातार हमारी नज़र बनी रहेगी, क्योंकि कोर्ट में जब पेशी होगी उसके बाद जब आरोप पत्र दाखिल किया जाएगा तब ये निश्चित तौर पर डिसाइड हो पाएगा कि क्या रिमांड मिलती है और आगे की जो कानूनी प्रक्रिया है उसका प्रारूप किस तरह से रहता है। लेकिन फिलहाल नया सवेरा में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। पक्की होगी बुनियादें तो हंसे हिंदुस्तान होगा। पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की बात करो, पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। आपका लेटर। सबरे नमस्ते, हम हैं बस जो आपके बच्चे को कर देते हैं बस। याद होगा आपको, अभी तो आपकी मुन्नी के साथ हंस खेल के गए थे। हम फिर से आ रहे हैं उससे मिलने। जल्द मिलते हैं। दस्त ऐसे दस्तक देकर नहीं आते। दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना। दस्त की इलाज में देरी हुई तो शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है। इसलिए दस्त शुरू होते ही ORS और जिंक शुरू करें। दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना। भैया, क्या हमेशा के लिए बैंगलोर जा रहे हो क्या? प्लानिंग तो परफेक्ट होनी चाहिए ना। अब वहाँ किसी चीज़ की जरूरत होगी तो क्या भोपाल वापस आऊंगा? लेकिन वहाँ अपना आधार अपडेट करना नहीं भूलना। आधार अपडेट? हाँ। पर कैसे करवाऊँ? किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस के आधार केंद्र में जाकर आप अपने आधार को अपडेट करवा सकते हैं। पिंकी का भी आधार अपडेट करवा लो। 5 और 15 साल पूरे होने पर बच्चों के बायोमेट्रिक्स अपडेट करना जरूरी है। ठीक है फिर। जीवन को आसान बनाने के लिए हम हैं आधार के साथ। मेरा आधार, मेरी पहचान।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और अब खबरों के सिलसिले को बढ़ाते हैं आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 देशों फ्रांस, यूएई और बहरीन की यात्रा पर रवाना होंगे। तीनों देशों में जहां द्विपक्षीय संबंधों को नई उड़ान देने का लक्ष्य होगा, तो साथ ही पीएम मोदी फ्रांस के बियार्तिज में होने वाली G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे, जहां मौजूदा वैश्विक मुद्दों पर निर्णायक चर्चा की उम्मीद की जा रही है। मोदी 22 अगस्त की शाम फ्रांस की अहम द्विपक्षीय यात्रा पर होंगे। पीएम मोदी के दूसरे कार्यकाल में ये उनकी पहली फ्रांस यात्रा होगी। अपने पहले कार्यकाल में भी पीएम मोदी ने यूरोपीय देशों में सबसे पहली यात्रा फ्रांस की ही की थी। फ्रांस पहुंचने के कुछ घंटे के भीतर ही फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ पीएम मोदी की अहम बैठक होगी, जिसके बाद शिष्टमंडल स्तर की वार्ता होगी। राष्ट्रपति मैक्रों पीएम मोदी के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन भी करेंगे। कि इस यात्रा के दौरान दोनों नेता न केवल द्विपक्षीय साझेदारी की एक पूर्ण समीक्षा करेंगे, अपितु आगे आने वाले वर्षों में द्विपक्षीय संबंधों का क्या नया स्वरूप हो, क्या उसको नए आयाम दिए जाएं, किन नए क्षेत्रों में साझेदारी में और प्रगति हो, सहभागिता में और प्रगति हो, चाहे वो साइबर का क्षेत्र हो, चाहे वो ट्रेड का क्षेत्र हो, चाहे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, चाहे वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का क्षेत्र हो। हर क्षेत्र में हमारी अपेक्षा रहेगी कि ये यात्रा में काफ़ी महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। इसके अगले दिन प्रधानमंत्री मोदी का फ्रांस के प्रधानमंत्री एडवर्ड चार्ल्स फिलिप के साथ बैठक का कार्यक्रम है। यूनेस्को के इसी भवन के सभागार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पेरिस दौरे के दौरान भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करेंगे और यहीं से 1950 और 66 के विमान हादसे में मारे गए लोगों की याद में बनाए गए स्मारक का अनावरण भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति मैक्रों के आमंत्रण पर फ्रांस जा रहे हैं। उनके इस दौरे के दौरान भारत और फ्रांस के बीच चर्चा में रक्षा सहयोग महत्वपूर्ण होगा। दोनों देशों के बीच रक्षा, नौवहन क्षेत्र, अंतरिक्ष सहयोग, सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा होगी। फ्रांस के साथ जैतापुर परमाणु संयंत्र परियोजना को आगे बढ़ाने पर भी चर्चा होगी। भारत और फ्रांस अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को आगे बढ़ाने और तीसरे देश खास तौर पर अफ्रीका में इसे आगे ले जाने पर चर्चा करेंगे। हमारे सामरिक सहभागिता के सभी क्षेत्र इस वार्तालाप के दौरान उनके ब्यौरा में रहेंगे, उनके एजेंडा में रहेंगे। काफ़ी स्ट्रेटेजिक क्षेत्र हैं, जैसे कि मैंने बताया, रक्षा का क्षेत्र है, अंतरिक्ष का क्षेत्र है, काउंटर टेररिज्म का क्षेत्र है, साइबर का क्षेत्र है, वैश्विक संबंधों में जो नए प्रकार के बदलाव आ रहे हैं, नई चुनौतियां आ रही हैं, उनका क्षेत्र है, मैरीटाइम डोमेन में किस प्रकार भारत फ्रांस की सहभागिता हो, उसका क्षेत्र है। तो ये और काफ़ी अन्य क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र है, ये सभी क्षेत्र जो है एजेंडा पे रहेंगे दोनों लीडर्स के बीच में वार्ता के दौरान। फ्रांस के साथ भारत के रिश्तों को पीएम मोदी और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की आपसी दोस्ती से और गर्मजोशी मिली है। दोनों देशों के संबंधों में प्रगाढ़ता तब देखने को मिली थी जब फ्रांस के राष्ट्रपति ने अपने दौरे के दौरान दिल्ली के साथ साथ देश की सांस्कृतिक राजधानी और पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी का भी दौरा किया। इसके साथ ही सोलर ऊर्जा में आपसी सहयोग को बढ़ावा देते हुए उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में सोलर प्लांट का उद्घाटन भी उनके दौरे के दौरान ही किया गया। अपने पहले कार्यकाल के दौरान पीएम मोदी ने यूरोप के पहले देश के तौर पर फ्रांस की ही यात्रा की थी और तब से लेकर अब तक इन 4 वर्षों से अधिक के समय में दोनों देशों के बीच अहम क्षेत्रों में सहयोग खासा बढ़ा है। उम्मीद यही है कि पीएम मोदी के फ्रांस दौरे से दोनों देशों के संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचने में सफल होंगे। कैमरामैन प्रवीण जौहर और अपने सहयोगी निश्चल नवीन के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, पेरिस, फ्रांस। तो प्रधानमंत्री के इस दौरे से बेहद उम्मीदें हैं कि राजनीतिक लिहाज के साथ साथ आर्थिक, सामरिक और रणनीतिक लिहाज से भी बहुत कुछ मिलने वाला है। रुक करते अगली खबर का। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने के बाद लोगों की सहूलियत के लिए पाबंदियों को धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। राज्य में हालात तेजी से सामान्य हो रहे हैं। प्राथमिक स्कूलों के बाद माध्यमिक कक्षाओं वाले स्कूल भी खोल दिए गए। श्रीनगर के व्यवसायिक केंद्र लाल चौक पर यातायात सुचारू रूप से चल रहा है। जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से घाटी में टेलीफोन सुविधाएं बहाल कर दी गई हैं। 73,000 से ज्यादा लैंडलाइन सुविधाओं को बहाल कर दिया गया और बाकी भी जल्द शुरू हो जाएंगी। घाटी में बाजार खुले हुए हैं और सड़कों पर गाड़ियों की रौनक देखी जा सकती है।
और इसी बीच बारामूला में कल एक सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा का आतंकवादी मारा गया। इस मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी भी शहीद हो गया। 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान हटाने और राज्य का 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजन किए जाने के बाद यह आतंकवाद विरोधी पहला अभियान था। मारे गए आतंकवादियों की पहचान मोमिन गोजरी के तौर पर हुई, जो बारामूला का रहने वाला था। गोजरी लश्कर के एक संगठन से जुड़ा हुआ था और कई आतंकवादी गतिविधियों में शामिल था। मुठभेड़ स्थल से हथियार, गोला बारूद और अन्य सामग्री बरामद हुई है। और जम्मू कश्मीर के हालातों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता रमा त्यागी जुड़ रही है। रमा, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि वहां पर जो स्कूल्स हैं वो खुल गए हैं, सामान्य होते जा रहे हैं लगातार हालात कश्मीर, और सबसे अहम यह है कि घाटी का जो लाल चौक है, जो दिल कहा जाता है श्रीनगर का, वहां से तमाम बैरिकेड, तमाम पाबंदियां हटाई गई। ऐसे में जो अब हर सुबह है कश्मीर की, वो कुछ नया कहती हुई। बिल्कुल, हर दिन एक बेहतरी की परिभाषा करता हुआ और हर सुबह कुछ नया कहते हुए आंचल, और जिस तरह से प्रशासन यहाँ पर पूरी तरह प्रतिबद्ध है, आप देख रहे हैं कि लगातार जो यहाँ पर विभिन्न क्षेत्र हैं उनमें पाबंदियों में ढील दी जा रही है। विभिन्न क्षेत्रों से पाबंदियां हटा भी ली गई हैं और जो संवेदनशील क्षेत्र हैं वहां पर भी पाबंदी जो है, जो छूट दी गई है उसकी अवधि बढ़ाई गई है। जिस तरह से जो लैंडलाइन फ़ोन्स हैं वो रिस्टोर किए गए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कल जो है माध्यमिक कक्षा वाले स्कूल यहाँ पर खोले गए और उसमें जब अटेंडेंस की बात की गई तो उसमें कई क्षेत्रों में 50% तक की अटेंडेंस भी थी और जो स्टाफ था उसकी अटेंडेंस भी 60 से 80% तक की थी। तो कहा जा सकता है कि जो सामान्य जनजीवन यहाँ पर पटरी पर लौट रहा है, लोग यहाँ पर जो विभिन्न क्रियाकलाप हैं उसमें हिस्सा ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो दिशा निर्देश है एडमिनिस्ट्रेशन के, जो उन्हीं के लिए बनाए गए हैं, उनका पालन भी कर रहे हैं। जो सरकारी ऑफिसेज हैं वहाँ पर भी उपस्थिति काफ़ी अच्छी देखी जा रही है। इसके अलावा जो विभिन्न यहाँ पर आप देख सकते हैं विभिन्न इलाके जो हैं और अलग अलग रिपोर्ट्स में हमने अपना दिखाया भी है, वहाँ पर भी जो यातायात है वो सामान्य आवाजाही हो रही है। इसके अलावा जो ज़रूरी सुविधाएं हैं वो यहाँ पर मुहैया कराई जा रही हैं। तो तमाम चीज़ें यहाँ पर बेहतरी की ओर बढ़ रही हैं और जो धीरे धीरे जो है विभिन्न जो सुविधाएं हैं वो भी यहाँ पर लोगों को दी जा रही हैं और विचार किया जा सकता है कि किस तरह से आगे भी इस दिशा में आगे बढ़े। इसके अलावा जो प्रपोज यूनियन टेरिटरी से संबंधित गवर्नर के निर्देश पर यहाँ पर अलग अलग कमिटीज़ भी गठित की गई हैं एडवाइजर टू गवर्नर के नेतृत्व में, और उन पर भी काम चल रहा है किस तरह से आगे मोडालिटीज तय की जाए, किस तरह से काम किया जाए। तो कह सकते हैं कि काफी महत्वपूर्ण घटनाक्रम आगे का भी होने वाला है। आंचल जी, बहुत संक्षिप्त में मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जो विश्वास बहाली है वो साफ तौर पर नजर आती हुई, एक जो आम कश्मीरी है उसके चेहरे पर जो खुशी है, जो लगातार वहां से रिपोर्टिंग कर रही हैं, तमाम तस्वीरें आप लोग भेजते हैं, उनको देखकर साफ समझ में आता है कि हर एक जो कश्मीरी वहां पर है उसे विश्वास है, वो विश्वास बहाली वापस से लौटती है। जिस तरह से अब आतंकवाद को मिटाने के लिए जो पहला कल कदम उठाया गया, जिस तरह से बारामूला में आतंकवादी को ढेर किया गया 370 हटने के बाद, ये भी अपने आप में एक बेहद अहम कदम। बिल्कुल, दोनों बातें आपने आंचल बहुत महत्वपूर्ण कही हैं। एक तो जो आम आदमी में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तहत विभिन्न कदम उठाए गए हैं, सुविधाएं दी गई हैं वो, और दूसरा उनको सुरक्षा के प्रति जो प्रतिबद्धता सरकार ने, प्रशासन ने जताई है वो भी। जिस तरह से बारामूला में कल एनकाउंटर में एक आतंकवादी मारा गया और उसमें डीजीपी जो है उन्होंने स्पष्ट तौर पर इस चीज़ को स्वीकार किया कि पाकिस्तान जो है विभिन्न जो स्थितियाँ हैं उनको देखकर लाभ उठाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन जो सुरक्षा बल हैं वो चाहे घाटी के अंदर हो, चाहे सीमा पर हो, चाहे एलओसी पर हो, वो पूरी तरह मुस्तैद हैं और इस तरह की किसी भी घटना को अंजाम नहीं दिया जाएगा। और आप देख सकते हैं कि बहुत ही कुशलता के साथ इस एनकाउंटर को अंजाम दिया गया और आतंकवादी को मार गिराया गया। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो ऑपरेशन ऑल आउट है वो फिर से एक बार यहाँ पर शुरू किया जाएगा। तो बेहद महत्वपूर्ण है सुरक्षा की दृष्टि से, विश्वास बहाली की दृष्टि से यहाँ पर घाटी में लोगों की कि वो पूरी तरह सुरक्षित हैं, कोई भी असामाजिक तत्व है या कोई भी
आतंकवादी ग्रुप है वो उनका लाभ नहीं उठा पाएगा और किसी भी तरह से उन्हें भयभीत नहीं कर पाएगा। और जिस तरह से लोग भी आप देख सकते हैं कि बीच में जो संचार की सुविधा थी वो उतना पुख्ता नहीं थी। हालांकि जो प्रशासन की तरफ से विभिन्न पीसीओस खोले गए थे, सुविधाएं भी दी जा रही थी पुलिस की तरफ से या सुरक्षा बलों की तरफ से भी मददगार केंद्र थे, लेकिन लोगों ने इस बात में सहयोग दिया, किसी भी तरह का आक्रोश नहीं देखने को मिला और जिस तरह की स्थितियां थी उन्होंने पूरी तरह से कॉपरेट किया। धीरे धीरे लैंडलाइंस खोली गई। अब आगे भी प्रशासन विचार कर रहा है कि जिस तरह से विभिन्न इलाकों में लोकल अथॉरिटीज की रिपोर्ट मिलती है सुरक्षा की दृष्टि के मद्देनजर उसके हिसाब से आगे के निर्णय लिए जाएं तो कह सकते हैं। और जिस तरह से स्कूलों में जो स्टूडेंट्स हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनकी प्रतिक्रिया देखी गई तो बेहद महत्वपूर्ण ये कदम उठाए जा रहे हैं और जो विश्वास बहाली की प्रक्रिया है वो भी धीरे धीरे आंचल आगे बढ़ रही है। बिल्कुल, विश्वास बहाली की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है और जिस तरह से जो विद्यार्थी हैं उनकी जो हाजिरी है उसमें बढ़ोतरी है वो इस बात की तस्दीक करता है कि जो हालात है वो सामान्य होने की दृष्टि से लगातार आगे बढ़ रहे हैं और सरकार इसको लेकर बहुत प्रतिबद्ध है कि वहां पर किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया रमा इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। वहीं जम्मू कश्मीर से अध्यादेश 370 हटाए जाने के बाद पाकिस्तान काफी बौखलाहट में है। वह अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस मुद्दे को बहुत ही बड़ा बनाना चाहता है, लेकिन उसका ये प्रयास एक बार फिर विफल हो गया। भारत के पक्ष का समर्थन कर रहे देशों में फ्रांस ने भी कहा कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय मामला है और दोनों ही पक्षों को राजनीतिक वार्ता से मतभेदों को सुलझाना चाहिए। दरअसल फ्रांस का ये बयान ऐसे समय में आया जब पीएम को गुरुवार को फ्रांस के दौरे पर आज वो पहुंच रहे हैं। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने 3 राष्ट्रों लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया के 5 दिवसीय सफल दौरे के बाद वो स्वदेश लौट आए। दौरे के अंतिम चरण में कल भारत और एस्टोनिया ने व्यापार एवं वाणिज्य, खासकर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ई गवर्नेंस और साइबर सुरक्षा में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर सहमति जताई। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और एस्टोनियाई राष्ट्रपति क्रिस्टी कलजुलैद के बीच विभिन्न विषयों पर हुई वार्ता के दौरान ये सहमति जताई गई। श्री गुरु नानक देव जी के जन्मस्थली गुरुद्वारा ननकाना साहिब पाकिस्तान से चली अंतर्राष्ट्रीय नगर कीर्तन यात्रा लखनऊ होते हुए कल कानपुर पहुंची। कानपुर के जाजमऊ में सिख जत्थेबंदियों द्वारा कीर्तन जत्थे का स्वागत किया गया। नगर कीर्तन जत्थे की विशेष पालकी में विराजमान श्री गुरु ग्रंथ साहिब की पालकी के साथ श्री गुरु हरगोबिंद सिंह जी, श्री गुरु तेग बहादुर साहिब, श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब के शस्त्र प्रदर्शित किए गए। कानपुर में अंतर्राष्ट्रीय नगर कीर्तन यात्रा जत्थे का स्वागत कई स्थानों पर हुआ। आज अंतर्राष्ट्रीय नगर कीर्तन यात्रा कानपुर से प्रयागराज के लिए रवाना हो जाएगी। सौ 50 साल पूरे होने पे गुरु नानक जी के ये रैली निकाली जा रही है और ये पूरे हिंदुस्तान में निकाली जा रही है और ये यात्रा जो है ये पाकिस्तान से चली आ रही है और अभी हमारे कानपुर में आज रुकेगी। मलिक गेस्ट हाउस में इनका सम्मान है और सभी गुरुद्वारों पे, जितने भी गुरुद्वारे हिंदुस्तान के हैं, सभी गुरुद्वारों पे इनका इस्तकबाल किया जा रहा है। ये पाकिस्तान से रैली आई जिसमें अपने पाकिस्तानी जत्थे से 150 बंदे आए हैं और ये पूरे अपने भारत में भ्रमण करेगी और कल इसका कानपुर में रुकना होना है और कल यहाँ से फिर वापसी हो इसकी। तो 550 साल हो जाएंगे गुरु नानक देव की जयंती को इस नवंबर में। रुक करते अगली खबर का। भारत नेपाल संयुक्त आयोग की 5वीं बैठक कल काठमांडू में सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार गेवाली ने की। बैठक में द्विपक्षीय परियोजनाओं की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया गया। संयुक्त आयोग ने विशेष रूप से संपर्क, आर्थिक भागीदारी, व्यापार, बिजली, जल संसाधन, संस्कृति और शिक्षा के क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंधों की विस्तार से समीक्षा की। बैठक के दौरान भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण और नेपाल के खाद्य प्रौद्योगिकी और गुणवत्ता नियंत्रण विभाग के बीच खाद्य सुरक्षा और मानकों पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए और दोनों मंत्रियों की उपस्थिति में इनका आदान प्रदान किया गया। बैठक के दौरान तराई सड़क परियोजना और भूकंप के बाद पुनर्निर्माण परियोजना के लिए नेपाल में भारत के राजदूत मंजीव सिंह
पुरी ने नेपाल के राष्ट्रीय पुनर्निर्माण प्राधिकरण के सचिव को 2 चेक सौंपे। अपनी यात्रा के दूसरे दिन विदेश मंत्री आज नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी से मुलाकात करेंगे। और फिलहाल नया सवेरा में वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। भैया 2 कोल्ड ड्रिंक देना। 30 रुपए दे दो। पर MRP के हिसाब से तो सिर्फ 24 रुपए हुए। MRP को छोड़ो, ठंडा करने के लिए बर्फ भी तो लगता है। पर आप MRP से ज्यादा नहीं ले सकते, ये गलत है। जी हाँ, MRP जानना हर ग्राहक का हक है। अगर कोई दुकानदार MRP से अधिक डिमांड करे तो उसके खिलाफ अपने राज्य के विधिक माप विज्ञान विभाग में शिकायत करें। आप नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन की भी मदद ले सकते हैं। अरे सर गुरजीत नाम सर, एक तो सवाल था, ये आधार कार्ड हम गरीबन के लिए क्या करता है? आधार कार्ड सरकार गरीबों के लिए बहुत सारा पैसा भेजती है, लेकिन उस पैसे में से काफी सारा पैसा बीच में ही लीक हो जाता है, बिल्कुल इस पाइप की लीकेज की तरह। तो सर इसमें आधार कार्ड क्या करता है? पाइप में छेद करने वाले बेईमानों को पहचान लेता है और पैसा सीधे गरीबों के खाते में। ये तो फायदे की चीज है सर। तभी तो मैं कहता हूँ बेटा, आधार अपना लो। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है नया सवेरा में। और अब आइए रुक करते हैं खेल जगत की खबरों का। वेस्ट इंडीज दौरे पर टीम इंडिया का शानदार प्रदर्शन जारी है। T20 और वनडे सीरीज में वेस्ट इंडीज को हराने के बाद टीम इंडिया की नजरें अब टेस्ट सीरीज पर है। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट आज सर विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम में खेला जाना है। ये सीरीज विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा होगी। भारतीय महिला हॉकी टीम ने अपने शानदार प्रदर्शन को जारी रखते हुए बुधवार को टोक्यो में खेले गए ओलंपिक टेस्ट इवेंट के फाइनल मुकाबले में जापान की टीम को एक बेहद संघर्षपूर्ण मुकाबले में 2-1 से शिकस्त देकर खिताब अपने नाम कर लिया। इस मैच में नवजोत कौर और लालरेम सियामी ने गोल किए। जापान की ओर से एकमात्र गोल मिनामी शिमजू ने दागा। राउंड रॉबिन मुकाबले में भी दोनों टीमों का सामना हुआ, जिसमें भारत ने 2-1 से जीत दर्ज की। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने राउंड रॉबिन चरण में मिली हार का बदला चुकता करते हुए न्यूजीलैंड को फाइनल में 5-0 से हराकर ओलंपिक टेस्ट टूर्नामेंट जीत लिया। भारत को राउंड रॉबिन चरण में न्यूजीलैंड ने 1-2 से हराया था। फाइनल मैच में दोनों टीमों ने संभल कर खेलना शुरू किया। भारत को 7वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर मिला, जिस पर गोल नहीं हो सका, लेकिन कप्तान हरमनप्रीत ने उसी मिनट मिले दूसरे पेनल्टी कॉर्नर पर गोल कर टीम को बढ़त दिलाई। शमशेर ने 18वें मिनट में भारत के लिए दूसरा गोल पेनल्टी कॉर्नर पर दागा। नीलाकांता ने 22वें मिनट में तीसरा गोल किया। इसके बाद गुर साहबजीत सिंह और मनदीप ने लगातार गोल दागे। और खेल जगत की खबरों के बाद आइए अब नई दिल्ली से प्रकाशित समाचार पत्रों की सुर्खियों पर डाल लेते एक नजर। जो पहला पत्र मैं ले रही हूं वो है जनसत्ता। और रक्षा यानी कि सेना के क्षेत्र में किस तरह से लगातार सरकार सुधारात्मक कदम उठाना चाहती है, उसकी एक बानगी देखने को मिली है। सेना के मुख्यालय को पुनर्गठन जो दिया जाएगा उसे अब मंजूरी मिली है। सेना के लिए अलग सतर्कता प्रकोष्ठ भी बनाया जाएगा, यानी कि अब मानव अधिकार के लिए अलग अलग विभाग बनेंगे। सेना के उपप्रमुख होंगे प्रभारी। जांच के लिए एसएसपी, एसपी रैंक को जो पुलिस अधिकारी हैं उन्हें रखा जाएगा। और इसके तहत मुख्यालय से 206 अधिकारियों को फील्ड में भेजने के लिए जो एक अलग सतर्कता प्रकोष्ठ बनाने की बात कही गई है, अपने आप में ये इस बात की तस्दीक करती है कि सेना के लिए और सेना क्षेत्र में लगातार सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। रुक करते हैं अगली खबर का, जो कि है राष्ट्रीय सहारा से। और लगातार अब हम चांद के करीब पहुंचते जा रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ चंद्रयान 2 की। हमने देखा कि अब भारत का चंद्रयान 2 कदम दर कदम अपनी मंजिल पर बढ़ रहा है और बुधवार को एक और अहम पड़ाव पार किया। चांद की दूसरी कक्षा में पहुंच गया है यान। और इसरो ने इस बात की जानकारी दी कि जो तमाम उपकरण हैं वो सही तरीके से काम कर रहे हैं। तो अब जो 7 सितंबर की जो डेट है वो काफ़ी अहम है, जब सॉफ्ट लैंडिंग के जरिए सतह पर, दक्षिणी ध्रुव की सतह पर चंद्रयान 2 लैंडिंग करेगा। रुक करते हैं अगली खबर का, जो कि घाटी से जुड़ी हुई है। जी हाँ, बात करें कश्मीर की। अब कश्मीर के लिए वंदे एक्सप्रेस, जी हाँ, वंदे एक्सप्रेस एक बड़ी सौगात लेकर आई है। वंदे भारत ट्रेन की बड़ी सौगात ये है कि अब अनुच्छेद 370 हटने के बाद बदलते हुए जम्मू कश्मीर को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की बड़ी सौगात मिलने वाली है। नई दिल्ली से श्री माता वैष्णो देवी के लिए कटरा तक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की
तैयारी कर ली गई है। ट्रेन में चेयर कार का किराया 1600 रुपये से और एग्जीक्यूटिव क्लास का किराया 3000 रुपये तक होने की उम्मीद है। तो जो लगातार हम विकास की बात कर रहे थे, 370 हटने के बाद जो विकास को लेकर प्रतिबद्ध है सरकार, मार्ग प्रशस्त करना चाहती है, उसके दिशा में एक अहम कदम। रुक करते हैं अगली खबर का, जो कि हिंदुस्तान से है और ये जुड़ी हुई है अक्षय ऊर्जा से। हम लगातार जो तमाम स्रोत हैं एनर्जी के और जो कि अक्षय ऊर्जा से जुड़े हुए हैं उसका जिक्र हम कर रहे हैं। तो किस तरह से जो सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने की बात है, जिसको लेकर सरकार लगातार काम कर रही है, उसमें कर्नाटक सबसे आगे निकल गया है। दूसरे स्थान पर तेलंगाना है, गुजरात तीसरे पर, आंध्र प्रदेश चौथे स्थान पर है, क्योंकि केंद्र सरकार का ये लक्ष्य है कि 2022 तक 1,75,000 मेगावाट अक्षय ऊर्जा का उत्पादन किया जाए, ताकि जो अलग अलग और ऊर्जा के स्रोत हैं उससे भी हम एनर्जी को पर्यावरण को लेकर आ पाए। चलिए, तो आज जो अखबार है उनमें बस इतना ही। अब हम देख लेते हैं कि इतिहास के झरोखे से कितना खास है आज का ये दिन। आज ही के दिन 22 अगस्त 1639 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा मद्रास शहर की स्थापना की गई। कंपनी ने इसे एक जमीन के टुकड़े के तौर पर स्थानीय चंद्रगिरी के राजा पेद्दा वेंकटरैया से खरीदा था। आज ही के दिन 1894 में दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ भेदभाव से लड़ने के लिए महात्मा गांधी के नेतृत्व में दक्षिण अफ्रीका में नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की गई थी। आज ही के दिन 1979 में राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने लोकसभा के 5 साल के कार्यकाल को समाप्त करने के लिए लगभग 2 साल और 7 महीने पहले छठी लोकसभा भंग कर दी थी। केंद्र में राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने साल के अंत में आम चुनाव का आदेश दिया था। और अब बात गुड न्यूज की, जिसके लिए हम आपको लिए चलेंगे रायपुर के एक स्कूल में, जो सही मायनों में दे रहा है नन्हे मुन्नों के सपनों को उड़ान। जी हाँ, सभी बच्चों को मिलता है समान अवसर और बच्चे भी अपने बढ़ते आत्मविश्वास के साथ देश की उन्नति में अपना योगदान देने के लिए तैयार हैं। देखते हैं गुड न्यूज इंडिया की ये रिपोर्ट। यूं तो देश में शिक्षा का अधिकार कानून लागू है, लेकिन अभी भी वंचित तबके के तमाम बच्चे शिक्षा से महरूम हैं। ऐसे में कई लोग और संस्थाएं हैं जो ऐसे बच्चों की जिंदगी में शिक्षा का उजियारा भरने की कोशिशों में जुटे हुई हैं। ऐसा ही एक संस्थान है रायपुर का प्रयास स्कूल। इस स्कूल में बच्चों को मुफ्त शिक्षा तो दी ही जाती है, उनके सर्वांगीण विकास के लिए को कैरिकुलर एक्टिविटीज और खेलों पर भी जोर दिया जाता है। इन लोग एक से एक अभी आगे बढ़ते जा रहे हैं। इन लोगों का भी रिजल्ट में इतने ज़्यादा प्रोग्रेस हुआ है, ये लोग खुद कि इनके पेरेंट्स भी आकर बोलते हैं कि हमारे बच्चे यहाँ आकर काफ़ी सुधर गए हैं। प्रयास में हर उम्र और जाति धर्म के बच्चे पढ़ने आते हैं, इसीलिए क्लासेस भी छोटे और बड़े बच्चों सभी के लिए लगती है। खास बात है कि यहाँ पढ़ाई के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी कराई जाती है। ढेर सारे छात्र यहाँ पुलिस एग्जाम ट्रेनिंग और इंग्लिश कोचिंग के लिए आते हैं। Prayas is an institute where rich, poor, all kind of students are given free education for his future. Children who are financially inadequate, those are helped. जिस दिन एग्ज़ाम था उसी दिन सुबह आया था, यहाँ पढ़ाई भी की और अच्छे नंबर भी आए उस एग्ज़ाम में, और मेरे एग्ज़ाम में 96.6% आए थे। तो यहाँ आके मुझे पढ़ने में आसानी हुई और भैया और पुलिस परिवार विभाग ने भी अच्छी मदद की। मेरे पापा ऐसे ही मजदूरी करते हैं और मैं यहाँ आती हूँ पढ़ने के लिए, तो फिर यहाँ मेरे को बहुत अच्छा लगता है और अच्छे से पढ़ाई भी होते हैं। और पुलिस चाचू लोग, पुलिस परिवार पूरा हमारी हेल्प करते हैं। इस संस्था के संचालक हमेश नेताम और उनकी पत्नी मनीष नेताम हैं, जो समाज के सहयोग से इस संस्था को चलाते हैं। यहाँ एक पारिवारिक माहौल देने की कोशिश की जाती है, जिसकी वजह से बच्चे यहाँ आना ज्यादा पसंद करते हैं। यहाँ आने वाले बच्चों का आत्मविश्वास भी बढ़ा है। प्रयास जैसे संस्थान ये उम्मीद जगाते हैं कि देश के हर बच्चे तक शिक्षा की रोशनी पहुँच सकेगी और सभी को अपने सपने सच करने का समान अवसर मिलेगा। गुड न्यूज इंडिया, डीडी न्यूज, रायपुर। तो बच्चों की शिक्षा में एक सार्थक पहल। और अब देख लेते हैं मौसम का हाल।
और अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले आइए आपको लिए चलते हैं अटलांटिक महासागर में न्यू फाउंडलैंड में, जहां खोजकर्ताओं ने समुद्र के अंदर करीबन 12,500 फीट की गहराई से टाइटैनिक के मलबे के नए वीडियो को जारी किया है। टाइटैनिक वो जहाज था जो डूब गया था और कई ऐसे अनसुलझे रहस्य हैं उसके बारे में। तो ये वीडियो है, आप देखिए, आप इसका लुत्फ उठाइए। मुझे दीजिए इजाजत। आगे आप देख सकते हैं ब्रेकफास्ट न्यूज मेरी सहयोगी नैन्सी कोहली के साथ। नमस्कार।